ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मैं बात करने वाला हूँ एक अप्रेंटिस के फॉर्म के बारे में जो कि रेलवे में आया हुआ है। ठीक है, ये हालांकि बहुत पहले का नोटिफिकेशन है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 23 सितंबर को जारी हुआ था और जो फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हुआ तो 30 सितंबर से शुरू हुआ था 2022। और लास्ट डेट कब है? 29 अक्टूबर को है और आज जो है 19 अक्टूबर है। अभी 10 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये जो है आपका ईस्टर्न रेलवे में रिक्रूटमेंट है। किसके लिए है? अप्रेंटिस के लिए। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अप्रेंटिसेस। ठीक है, तो ये अप्रेंटिस का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा रेलवे ने जो एक नया नियम अपना लाया था कि जो आपकी ग्रुप डी वगैरह की वैकेंसी जाएंगी उसमें जो है जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए रहेंगे उनको 20% का अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने देखा कि रेलवे में जो है काफ़ी कैंडिडेट की जो है वो उत्सुकता बढ़ गई है अप्रेंटिस करने के लिए, जिससे कि उन्हें वो 20% वाला छूट मिल सके। तो काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे सर कि रेलवे में जो अप्रेंटिस वगैरह का बता दीजिए जब आया करे तो इसलिए मैंने सोचा कि जो रेलवे वगैरह में अप्रेंटिस आई भी है या जो आएगी तो उसको भी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे जो लोग इच्छुक हैं कि मैं रेलवे से अप्रेंटिस कर लूँ जिससे कि मुझे वो 20% का जो छूट मिलने वाला है ग्रुप डी वगैरह में वो मिल सके, तो उनके लिए बेनिफिट हो सके। ठीक है, इसके लिए आप जो हमारी वेबसाइट पर भी बराबर रेगुलर आप अपडेट वगैरह चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www. यहाँ पे लिखा हुआ होगा www.global88.org। इस पे जाएंगे आप और यहाँ पर देखेंगे आईटीआई कोर्स वगैरह कंपटीशन कोर्स का भी है और सरकारी नौकरी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो नई वैकेंसी वगैरह आती रहती है उनकी बराबर अपडेट वगैरह मिलती रहती है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या डिटेल्स वगैरह और भी है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और जो लास्ट डेट है वो 29 अक्टूबर है। तो आप 29 अक्टूबर से पहले इसको फिलअप कर सकते हैं। अभी भी 10 दिन का समय है अगर आपने नहीं भराया और अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखेंगे आपको कोलकाता लिखा हुआ ना, ये कोलकाता का एवेन्यू कहाँ पे? कोलकाता का है। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। उसके बाद देख लेते हैं इनका जो मोड वगैरह है तो इन्होंने लिख रखा कि जो अप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। ठीक है, आपको जो एप्लीकेशन सबमिट करना है ऑनलाइन करना है। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वुड बी इंटरटेन, मतलब कोई और दूसरा मोड में एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ही करना है आपको। अगला चीज़ देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई रिमीन लाइव 29 अक्टूबर से जो आपका ये शुरू हो जाएगा फॉर्म के लिए जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा कब से? 29 अक्टूबर से, सॉरी, ये 29 अक्टूबर तक है। 30 सितंबर से ऑनवर्ड यहाँ लिखा हो 30 सितंबर 2022 से कब तक रहेगा? 29 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। तो उससे पहले आपको जो है इसको फिलअप कर लेना है। और ट्रेड यूनिट की बात करें तो आगे भी आपको डिटेल में हम लोग देखेंगे कि किसमें कितनी सीटें है क्या है। ये सब दे रखा है जैसे PWDBD का मतलब क्या है कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसे दिव्यांग हम लोग कहते हैं। ठीक है, ESM का मतलब EX सर्विसमैन है। UR का मतलब अनरिजर्व है। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेज है। SC शेड्यूल कास्ट है। ये सब चीज़ें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे देखते हैं हम लोग सीटों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जोन के हिसाब से इन्होंने सीटों की संख्या दिखा रखी है। पहले इसको देखते हैं। देखिए हावड़ा, हावड़ा डिवीजन में है। यहाँ पे क्या है? देखिए फिटर दे रखा है कि फिटर में जो है टोटल कितनी सीटें हैं हावड़ा हावड़ा डिवीजन में? 281 सीटें हैं, जिसमें से जनरल की 114 है, EWS की 28 सीटें हैं, SC की 42 सीटें हैं, ST की 21 है, OBC की 76 है। इस तरह से आप सभी सीटों की संख्या देख सकते हैं। मैं सबका अलग अलग नहीं बताऊंगा, आप लोग अपना यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। देखिए वेल्डर का दे रखा है, वेल्डर की टोटल 61 सीटें हैं। और वैसे ही मैकेनिकल व्हीकल वाला MV है हमारा, इसमें जो है टोटल 9 सीटें हैं। मैकेनिक डीजल वाला है यहाँ पर, इसमें 17 सीटें हैं। मशीनिस्ट का है। ठीक है, मशीनिस्ट में कितना है तो यहाँ देख सकते हैं 9 सीटें हैं। और कारपेंटर में भी 9 सीटें हैं, पेंटर में 9 सीटें हैं, लाइनमैन जनरल में 9 सीटें हैं, वायरमैन में 9 सीटें हैं। RAC वाला यहाँ पे दे रखा है आपका रेफ्रिजरेशन एंड AC वाला जो है इसमें 17 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन में 220 सीटें हैं। ठीक है, वैसे ही फिर यहाँ पे मैकेनिक मशीन टूल वगैरह है मेंटेनेंस, इसमें भी 9 सीटें हैं। तो इस तरह से इस डिवीजन में हावड़ा डिवीजन में रहा आपका सीटों की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन में भी आपका है, अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं हम लोग। और थोड़ा सा नीचे को आता हूँ मैं। ये लिलू करके ना, लिलू वर्कशॉप, तो इसमें देख सकते हैं इसमें भी फिटर की कितनी सीटें हैं? 240 सीटें हैं। मशीनिस्ट की 33 सीटें हैं, टर्नर की 15 है, वेल्डर की 204 है। यहाँ पे देखिए वेल्डर की भी संख्या ज़्यादा है। तो आप इस तरह से अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। पेंटर जनरल की भी इसमें 15 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की सिर्फ 45 सीटें या फिटर की ज़्यादा है। और वायरमैन की 45 सीटें, RAC में 15 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सीटों की संख्या देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सियालदा डिवीजन। सियालदा में आप देखेंगे यहाँ पर जो है हमारी इलेक्ट्रीशियन और फिटर का दोनों एक ही में दे रखा है, इलेक्ट्रीशियन फिटर। यहाँ पे फिर यहाँ पे फिटर अलग भी दिया है। इलेक्ट्रीशियन फिटर का क्या दे रखा है? 47 सीट है। यहाँ फिटर की 60 सीटें हैं, वेल्डर की 20 सीटें हैं, वायरमैन की 30 है और मैकेनिक का फिर 20 है। फिर देखिए यहाँ इलेक्ट्रीशियन का फिर यहाँ पे अलग से
60 दे रखा है, इलेक्ट्रिशियन भी 60 और इसमें फिटर भी 60, ठीक है। वैसे ही इसमें भी वेल्डर का 22 है, फिर मैकेनिक फिटर का 114 है, इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे देखिए 4 है, डीजल दे रखा, फिटर दे रखा है आपका ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे सीटों की संख्या आप इसमें भी देख सकते हैं, सियालदा वाले जो उनका हो गया। उसके बाद देखिए ये है आपका कंचरपारा वर्कशॉप का है। इसमें भी हम अलग अलग सीटें यहाँ पे देख सकते हैं कि फिटर में जो है 60 सीटें हैं, वेल्डर में 35 है, इलेक्ट्रिशियन में 66 है, मशीनिस्ट में 6 है, वायरमैन में 3 है, कारपेंटर में इस तरह से अलग अलग सीटें दी हुई हैं। अगला जो है आप ये कौन सा जोन है आप यहाँ देखते हैं हम लोग, मालदा। मालदा डिवीजन का देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसमें इलेक्ट्रिशियन में जो है टोटल 40 सीटें हैं, और आरएसी में 6 सीटें हैं, फिटर में 47 सीटें हैं, वेल्डर में 3 सीटें हैं। और नीचे जाएंगे तो और उस तरह से और भी पेंटर में, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल की सीटें यहाँ पर प्रॉपर आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगला डिवीजन जो है हमारा कौन सा, आसनसोल है। आसनसोल में जो है आपका और डिवीजन में सीटें की संख्या देख लेते हैं। फीटर का देखिए यहाँ पे 151 सीटें है, टर्नर की 14 है, वेल्डर का यहाँ पे आपका 96 है, इलेक्ट्रीशियन का 110 है, और मैकेनिक डीजल का 41 है। तो इस रही सीटों की संख्या। ये रहा जमालपुर। जमालपुर वर्कशॉप में जो यहाँ दे रखा फीटर की कितनी सीटें है, 251 है, वेल्डर की 218। यहाँ पे वेल्डर की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 218 सीटें आपको देखने को मिल रही है। और नीचे जो है आपका फिर मशीनिस्ट है 47 सीटें, टर्नर की 47 है, इलेक्ट्रीशियन की 42 सीट है, डीजल मैकेनिक 62। हम देख रहे हैं रेलवे वाले में ज़्यादातर फीटर की सीटें ज़्यादा देख रहे हैं ना अप्रेंटिस में, जहाँ पे देख रहे फीटर बहुत ज़्यादा है इसमें। उसके बाद फिर देखते हैं रिजर्वेशन वगैरह का, देखिए यहाँ पे दे रखा किसको क्या मिलेगा, ठीक है। SC ST वगैरह का जो भी इनका रिजर्वेशन का सिस्टम होता है यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो है PDF मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा, www.globality.org, वहाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी अभी नीचे बताऊंगा, जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको आप फिलअप कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी नीचे हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या है, एज का। देखिए एज यहाँ दे रखा है कि शुड हैव बीन कंप्लीटेड 15 ईयर, कब 15 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए जो कैंडिडेट है। मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका रहेगा एज एन कट ऑफ डेट फॉर रिसीविंग अप्लीकेशन, ठीक है। कट ऑफ जो डेट रहेगा रिसीविंग अप्लीकेशन की डेट के हिसाब से लिया जाएगा। और जो एज को कहाँ से काउंट किया जाएगा, तो लिखा दी एज एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा उससे एज का आपको जो है ये चीज़ इसको कंप्लीट किया जाएगा कि नहीं भाई एज का दायरा आपका कहाँ तक है, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, जैसे एफिडेविट हो गया, बर्थ एक्सट्रैक्ट हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनका बर्थ वगैरह, तो इसको मान्य नहीं होगा, वो हाई स्कूल वाले से ही माना जाएगा। अपर एज की लिमिट में देखिए रिलैक्सेबल है, 5 साल का किसके लिए, SC ST के लिए, कैंडिडेट के लिए, और 3 साल का जो है OBC के लिए, नॉन क्रीमी प्लेयर के लिए उन्हें छूट दी जाएगी एज में, ठीक है। और भी चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पे एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा ना, कैंडिडेट मस्ट है पास 10th क्लास एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट है वो 10th क्लास पास होना चाहिए, वो भी कितना, विथ मिनिमम 50% मार्क, कम से कम 50%। जो भी कैंडिडेट है अप्लाई करना चाह रहा है इसमें, एक तो वह हाई स्कूल पास होना चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क। अगर 50% से आपके कम मार्क्स है हाई स्कूल में तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका शुड प्रोसेस क्या होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इश्यूड बाई NCVT या SCVT। ये NCVT या SCVT से आपकी ITI होनी चाहिए, प्लस हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन हाई स्कूल में कम से कम 50 मार्क होने चाहिए, 50%, सॉरी 50% मार्क होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है हाउ एवर फॉर द फॉलोइंग ट्रेड द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8 क्लास के लिए, जो 8 क्लास वाले वैकेंसी है, तो उसमें कौन कौन से ट्रेड होते हैं, देखिए वेल्डर है, सीट मेटल है, लाइनमैन है, वायरमैन है, कारपेंटर है, पेंटर है। तो ये सब जो है मिनिमम इसमें आप हाई स्कूल जो होगा आपका, हाई स्कूल की जगह यहाँ पे 8 क्लास वाली ट्रेड है, ठीक है। आप 8वीं पास होने चाहिए, प्लस साथ में इन ट्रेडों में आपका ITI होना चाहिए। नीचे देख लेते हैं मेडिकल फिटनेस दिया हुआ कि इसमें मेडिकल वगैरह भी आपका चेक किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया है इनका जो मेन वेबसाइट है www.rrcer.com। इस वाले वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन वगैरह भी देख सकते हैं और फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए सिलेक्शन का दे रखा है यहाँ पे कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए द सेलेक्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क इन द मेट्रिकुलेशन एंड ITI। मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा ना,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीबी के लिए वो बेसिस होगा, किसके बेसिस पे होगा? एवरेज ऑफ मार्क इन द मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई। मतलब हाई स्कूल और आईटीआई का जो एवरेज मार्क आएगा उसके आधार पर आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। मतलब इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होना है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। और मेरिट किससे लिया जाएगा? तो हाई स्कूल और आईटीआई वाले से मेरिट ली जाएगी, ठीक है। तो कैसे वो मेरिट ली जाएगी, तो इसके बारे में लिखा गया था फार्मूला गिवन बिलो। वो फार्मूला नीचे दिया गया है पैरा नंबर 5 के थर्ड और पैरा और 5 के फोर्थ में, ठीक है। उसमें तो मेरिट का तरीका बताया गया कि किस हिसाब से लिया जाएगा पैरा नंबर 5 के थर्ड में और 5 के फोर्थ में। देखिए पैरा नंबर हम लोग 5 पढ़ रहे हैं, इसके थर्ड और फोर्थ वाले में चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए थर्ड वाले में देखते हैं क्या बता रखा है इसने। इसने बताया फॉर द ट्रेड फॉर विच क्लास 10th पास इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। जिस ट्रेड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होता है उसमें क्या होगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि इस सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑफ 10th। मतलब जो कैंडिडेट ने परसेंटेज प्राप्त किया है, ठीक है, और उसका एवरेज लिया जाएगा इन बोथ मेट्रिकुलेशन, ठीक है, इन एंड आईटीआई एग्जामिनेशन। मतलब हाई स्कूल और आईटीआई वाले दोनों का एवरेज निकाला जाएगा और उसी हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन हाई स्कूल में आपका कम से कम 50% होना चाहिए, तभी आप इसको फिलअप कर सकते हो। तो जैसे इसने एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है और उसने हाई स्कूल में कितना प्राप्त कर लिया, 80.58% प्राप्त कर लिया, और आईटीआई में 91.68% प्राप्त कर लिया। तो किस हिसाब से उसका मेरिट बनेगा, मेरिट में सिलेक्शन किस हिसाब से होगा? तो देखिए, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। मैंने बताया ना कि हाई स्कूल में जो परसेंटेज है आपका, जो आईटीआई में है, उनका एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज मतलब उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना। तो हाई स्कूल में जो आपकी परसेंटेज है इसको, और जो आईटीआई में परसेंटेज है इनको, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और इसमें 1/2 मतलब इनका आधा कर देना या 2 से भाग दे देना। तो दोनों के परसेंटेज को दो जोड़ करके 2 से भाग देने पर जो परसेंटेज आएगी वही आपकी मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर बनाई जाएगी। क्लियर हो गया? नीचे ये भी लिखा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस आता है कि जिसमें दो कैंडिडेट जो है सेम मार्क्स पा जाते हैं, दोनों लोगों का जो है एवरेज निकाला जाता है, अगर सेम आ जाता है तो उस केस में क्या होगा? द कैंडिडेट हैविंग ओल्डर एज, मतलब जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसे पहले प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। यही चीज़ था। फोर्थ में भी वो दे रखा, फोर्थ वाले में जो आपका दे रखा था वो हाई, सॉरी 8 वाला दे रखा था ना, जो लोग 8वीं क्लास के, जिनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिस ट्रेड में 8वीं क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है उसमें भी सेम यही है कि आपके 8वीं का परसेंटेज ले लिया जाएगा प्लस आईटीआई वाले परसेंटेज, दोनों का एवरेज निकाल लिया जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाएगा और उस हिसाब से मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। और आगे भी क्या लिखा हो, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन टेकन बाय रेलवे एडमिशन विल बी फाइनल। मतलब किसी भी स्थिति में जो है मेन डिसीजन जो होगा वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फाइनल किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल, मतलब आपकी एप्लीकेशन फीस वापस नहीं की जाएगी, जो कि 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। नो फी हाउ एवर इज टू बी पेड बाय द SC ST। मतलब SC ST वगैरह के द्वारा कोई भी फीस पेड करने की जरूरत नहीं है। यह जो होगा आपका जनरल और ओबीसी वगैरह के लिए है, 100 रुपये जो है फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और पेमेंट वगैरह का दे रखा है कि आप जो डेबिट कार्ड वगैरह से ऑनलाइन जो पेमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हम लोग मेन मेन चीज़ें देखेंगे। देखिए अप्लाई के लिए दिया ना, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई थी www.rrcer.com, इस वेबसाइट से जो हम लोग जाकर यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ ऐसी चीज़ तो यहाँ पे दिख नहीं रहे, बाकी सब चीज़ें ठीक है। यहाँ पर देख लिए डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए दिया हुआ कि आपको स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना है, स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है, 8वीं या 10वीं की मार्कशीट जिस स्टेट के हिसाब से है जो चाहिए उसको अपलोड करना है पीडीएफ के रूप में, और सर्टिफिकेट आईटीआई का अपलोड करना है आपको, कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC EWS OBC या SC ST को अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो PWBD है, मतलब जो डिसबिलिटीज वाले हैं, उनको भी अपना सर्टिफिकेट पीडीएफ के रूप में अपलोड करना पड़ेगा। इसको आपको तैयार रखना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं इनवैलिड एप्लीकेशन। मतलब इनवैलिड एप्लीकेशन कौन से होंगे, किनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि सिग्नेचर इन ब्लॉक कैपिटल लेटर। अगर आप सिग्नेचर को कैपिटल लेटर में करके अपलोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपको जो सिग्नेचर करना है वो पूरा कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर नॉट एप्लीकेटेड ऑन द एप्लीकेशन एंड रिसीवर प्लेट। मतलब अगर आपने एप्लीकेशन पे सही जगह पे अपना जो है लेफ्ट थंब या सिग्नेचर को अपलोड नहीं किया, तब भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सी नंबर पे लिखा हुआ है कि स्मज या फिर ब्लर्ड हो एलटीआई। मतलब आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, बाएं हाथ का जो अंगूठा है, अगर वो ब्लर्ड है, अगर वह धुंधला दिख रहा है, उस केस में भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड एंड नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एप्रिसिएट अथॉरिटी।
अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीज़ें और जो अदर सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं किया तब भी इसको आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी, जो फीस आपको दी गई है अगर आप उस फीस के अनुसार अपना पेमेंट नहीं करते हैं तब भी आपको जो एप्लीकेशन है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नॉट हैविंग रिक्वेस्ट इज एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज, मतलब जो नोटिफाई किया गया है उसके अनुसार आपके पास टेक्निकल या एजुकेशनल क्वालिफाइंग नहीं है तब भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मोर देन वन एप्लीकेशन बाई सिंगल कैंडिडेट, अगर आपने एक स्टूडेंट के द्वारा मोर देन वन एप्लीकेशन, एक से अधिक एप्लीकेशन भरा गया तब भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन सेंड बाई एनी अदर मोड, अगर आप किसी ऑनलाइन के अलावा किसी अदर मोड से एप्लीकेशन को फिलअप करना चाह रहे हैं तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। और एनी अदर इरेगुलरिटीज विच आर कंसिडर्ड बाई इनवैलिड बाई आरआरसी, अगर रेलवे के द्वारा और भी कोई आपकी अनियमितता पाई जाती है उस केस में भी इसे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल्स है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी लिखा है कि दिस इज लिस्ट ओनली लिस्टेटिव एंड नॉट एक्सिस्टिव, मतलब यह लिस्ट बस एक तरह से ये नहीं है कि यही संपूर्ण है, संपूर्ण रूप से नहीं है, कुछ पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर किसी भी स्टेज में कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है रेलवे के द्वारा तो उस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये रहा आपका इस अप्रेंटिस के बारे में कंप्लीट डिटेल, मैंने आपको बता भी दिया कि इसको फॉर्म को भरना कहाँ है। नीचे यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई थी वहाँ से आप ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं। एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो वेबसाइट है आपको, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि अप्रेंटिस का फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले आपको apprenticeship.gb.in पर उस वेबसाइट पर भी जाकर अपना अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसको करने के बाद यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू।